magnetic flux is not sufficient for induction of the EMF. Number one. Only if magnetic flux is present, then EMF will not be induced. But the magnetic flux must change with respect to time, then only EMF will be induced. This was his crisp observation कि अगर खाली मैग्नेटिक फ्लक्स प्रेजेंट है, आपने बार मैग्नेट को रख दिया तो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रेजेंट हो गया, उससे EMF इंड्यूस नहीं होगा अनलेस देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द बार मैग्नेट एंड द कॉइल. आइदर द कॉइल इज मूविंग और द बार मैग्नेट इज मूविंग. एंड मोशन मीन्स देयर इज अ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम. हाउ डज इट चेंज? Let us understand. First we take the first experiment. This is our bar magnet, say. These are the magnetic field lines. अब अभी इस पोजीशन में आप क्या देखोगे? Not a single line is cutting the coil. Understand this. इसको हम लोग टेक्निकली क्या बोलते हैं? लिंकेज ऑफ द फ्लक्स, जिसको मैंने अभी रॉ लैंग्वेज में कटिंग बोल दिया, बट इन अ टेक्निकल टर्मिनोलॉजी इट इज कॉल्ड लिंकेज ऑफ द फ्लक्स. तो अभी फ्लक्स का लिंकेज जीरो है. अब आपने अगर बार मैग्नेट को मूव करा और बार मैग्नेट आपकी यहां पर आ गई. नाउ व्हाट यू विल ऑब्जर्व? सी दिस. सो इन दिस पोजीशन द नंबर ऑफ फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इज जीरो. In this position, the number of flux linked with the coil is 4. और सपोज करिए बार मैग्नेट को यहाँ से यहाँ आने में 1 सेकेंड लगा. सो देयर वॉज ए चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सी, यहां पर आप बार मैग्नेट को रोक दोगे तो फ्लक्स तो लिंक हो रहा है, लेकिन चेंज नहीं हो रहा. माइकल फैराडे क्या बोलता है कि फ्लक्स में चेंज होना चाहिए, खाली लिंकेज से कुछ नहीं हो रहा. आपने बार मैग्नेट पास में रख दी, उससे कुछ नहीं हो रहा. देयर शुड बी चेंज ऑफ फ्लक्स. 0, देन हो सकता है 2, देन 3, देन 4. दिस इज हाउ इट इज चेंजिंग as you are approaching the bar magnet towards the coil, and your time is also changing, your stopwatch is moving. So there is a change of flux with respect to time, and whenever there is a change of flux with respect to time, EMF will be induced. This is what he said. Now in all the three cases, दूसरे केस में हमने क्या करा? बार मैग्नेट की जगह इलेक्ट्रोमैग्नेट ले ली. व्हाट एंड सेम थिंग. चाहे बार मैग्नेट हो चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेट हो, अल्टीमेटली वी हैव टू सी द चेंज ऑफ फ्लक्स. थर्ड एक्सपेरिमेंट में हमने क्या करा? वी वर कंटिन्यूसली स्विचिंग ऑन स्विचिंग ऑफ, स्विचिंग ऑन स्विचिंग ऑफ. दैट वी वर डूइंग. जब आप स्विच ऑन कर रहे थे, सपोज यहाँ पर बार मैग्नेट की जगह आपकी कॉइल रखी हुई है. This your second coil is there. And these are the flux from the electromagnet. तो जब आप स्विच ऑन कर रहे थे, so there were 4 lines, 4 magnetic field lines. जब आप स्विच ऑफ कर रहे थे, there were 0 magnetic field lines. तो जब आप कंटिन्यूसली ऑन ऑफ कर रहे थे, देयर वाज अ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम.
अगेन द सेम थिंग, ऑल्दो देयर वाज नो रिलेटिव मोशन, कोई नहीं मूव कर रहा था, ना कॉइल C1 ना कॉइल C2, दोनों स्टेशनरी थे, बट बाय जस्ट प्रेसिंग द स्विच on off again and again, we were changing the flux from 0 to 4, 0 to 4, 4 to 0, 0 to 4, 4 to 0, and so on. So this change of flux with respect to time induce the EMF in the coil C1. तो जो हमारे को फैराडे ने कंक्लूजन दिया that presence of flux is not sufficient, but flux should change. इससे बिल्कुल अच्छा समझ में आएगा। आपको इंड्यूस करंट बढ़ाना है, मीन्स आपको इंड्यूस ईएमएफ बढ़ाना है, आपको इंड्यूस ईएमएफ बढ़ाना है, उसके लिए आपको क्या करना है, d∅B/dt को इंक्रीज करना है। देयर शुड बी मोर चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। द मोमेंट द चेंज ऑफ फ्लक्स इंक्रीजेस with respect to time, induced EMF and current will increase. That is what happens. कर दिया, which were known as Faraday law. What is the first law? It says that whenever there is a change of magnetic flux linked with a coil, an EMF is induced in the coil. Now we'll be using the word linkage. So whenever there is a change of flux linked with a coil, an EMF is induced in the coil. This is known as first law that we have seen. And second law says that the magnitude of EMF is given by rate of change of flux. The more is the rate of change of flux, the more will be the induced EMF. The lesser is the rate of change of flux, the lesser will be the induced EMF. So these two signs, these two laws were given by the Michael Faraday. So second law is more precise mathematically. वो हमारे को क्या बोल देता है, that induced EMF is directly proportional to the rate of change of flux. Simply आप जितना फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं उस हिसाब से आपका इंड्यूस ईएमएफ बढ़ सकता है। अब मैं यहाँ पर फाई की वैल्यू रख देता हूँ अगर, तो इट इज बी डॉट ए, थीटा तो अलग चीज है, उस पर तो वैल्यू डिपेंड करेगी। मीन्स आपके पास दो तरीके हैं फ्लक्स को चेंज करने के, आइदर यू कैन वेरी बी और यू कैन वेरी ए। इन दोनों ही चीज़ों से आइदर अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं या आप एरिया विच इज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, एरिया ऑफ विच कॉइल, द फर्स्ट कॉइल। तो जो फर्स्ट कॉइल का एरिया है वो मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर कितना है, अगर आप उसको चेंज करते हो तो दोनों ही केस में हमारा क्या हो जाता है, ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। और वो हम चेंज कैसे करते हैं पहले केस में, by the relative motion of the magnet or the coil, whether it is solenoid or it's a bar magnet. अल्टीमेटली आपको इन दो चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा। फ्लक्स को चेंज करने का हमारे पास यही तरीका है, बिकॉज हमारा फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, बी ए कॉस थीटा। तो या तो आप बी चेंज करिए या ए चेंज करिए, देयर विल बी द चेंज ऑफ फ्लक्स एंड व्हेन देयर इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स द ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड। तो आगे के जो हम लोग एक्सपेरिमेंट्स देखेंगे, चाहे वो जनरेटर हो चाहे वो ट्रांसफार्मर हो, हम लोग यही देखेंगे, या तो हम एरिया चेंज करेंगे या हम लोग मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेंगे। जनरेटर में क्या होता है, एक्चुअल जनरेटर में हम कॉइल को नहीं घुमाते, मैग्नेट को घुमाते हैं, कॉइल इज स्टेशनरी। तो मैग्नेट को घुमाने से क्या होता है, द चेंज ऑफ एरिया टेक्स प्लेस विद इन द जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो रहा है, देयर इज अ कंटिन्यूअस चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज, एज अ रिजल्ट देयर इज अ चेंज ऑफ फ्लक्स रिजल्टिंग इन द इंडक्शन ऑफ द ईएमएफ। तो ये सारी चीज़ें भी आगे देखेंगे व्हेन वी विल प्रोसीड इन दिस चैप्टर। तो अब तीसरा फैक्टर एक और एड ऑन हो गया, आइदर यू चेंज बी
और यू चेंज ए और यू चेंज एन। अब एन की लिमिटेशंस हैं, बहुत ज़्यादा टर्न नहीं बढ़ा सकते बिकॉज आपकी मोटर का या जनरेटर का साइज तो फिक्स है। तो डिपेंडिंग अपॉन द साइज ज़्यादा आप टर्न्स बढ़ाएंगे तो कॉयल का वेट बढ़ जाएगा, तो पता लगा कॉयल ही नहीं घूमी। तो वो सारे फैक्टर्स कंसिडरेशन करते हुए एन को एक सर्टेन लिमिट तक ही हम इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पर वेरिएशन हमारे पास ज़्यादा होता है। जितनी स्पीड से आप घुमाएंगे बार मैग्नेट को उतना ज़्यादा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा। दिस इज व्हाट वी गेट कंक्लूडेड फ्रॉम दिस डिस्कशन। की तरफ ला रहे हो, देन व्हाट यू ऑब्जर्व दैट करंट इज मूविंग इन anti-clockwise direction. Understand this. अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का ऑब्जर्वर हमारा इधर खड़ा हुआ है, दिस इज द लोकेशन ऑफ ऑब्जर्वर। एंटी क्लॉकवाइज मीन्स दैट हियर द नॉर्थ पोल इज जनरेटेड। आपने क्या करा, बार मैग्नेट का मोशन की डायरेक्शन चेंज कर दी। You took the bar magnet away from the coil. What you observe, करंट ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, अब वो क्लॉकवाइज चल रही है। एज ए रिजल्ट क्लॉकवाइज मीन्स देयर इज ए जनरेशन ऑफ साउथ पोल फ्रॉम दिस साइड। अंडरस्टैंड दिस ऑब्जर्वेशन वेरी केयरफुली। जब आप बार मैग्नेट को कॉइल की तरफ ले जा रहे थे तो करंट हमारी एंटी क्लॉकवाइज चल रही थी, मीन्स देयर वाज ए जनरेशन ऑफ नॉर्थ पोल। जब आप बार मैग्नेट को कॉइल से अवे ले जा रहे थे तो करंट ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, मीन्स देयर वाज ए चेंज ऑफ डायरेक्शन इन द डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर। अगर पहले डिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड में था तो अब राइट साइड में हो रहा है, और करंट अब कैसे चलने लगी, क्लॉकवाइज चलने लगी। और क्लॉकवाइज का मतलब क्या है, यहाँ पर साउथ पोल जनरेट हो गया। अब आप इसको समझिए, पहले केस में क्या था कि यहाँ पर नॉर्थ पोल था जब आप बार मैग्नेट को कॉइल की तरफ ले जा रहे थे। ये पोल क्या करेंगे, इस बार मैग्नेट को रिपेल करेंगे। फर्स्ट केस को देख लेते हैं, साउथ पोल को हटा दीजिए। अब ये क्या हो गया, इस कॉइल में जो करंट की डायरेक्शन है उससे नॉर्थ पोल बना हुआ है और आप बार मैग्नेट को कॉइल की तरफ ले जा रहे हैं, तो ये करंट क्या करेगी, इस बार मैग्नेट को रिपेल करेगी। आपने सोचा डायरेक्शन चेंज करके देखते हैं। जब आपने बार मैग्नेट के मोशन की डायरेक्शन चेंज कर दी, करंट वॉज मोर स्मार्टर देन यू, करंट ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी और अब की बार क्या हो गया, साउथ पोल जनरेट हो गया। अब बार मैग्नेट, अब ये कॉइल क्या करेगी, बार मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। दिस इज व्हाट इज ऑब्जर्व्ड इन द टू केसेस। पहले केस में जब आप नॉर्थ पोल को ला रहे थे कॉइल की तरफ, तो जो इसमें करंट इंड्यूस हुई जिसकी वजह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई, वो मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट के मोशन को रिपेल कर रही थी। जब आपने बार मैग्नेट की डायरेक्शन चेंज कर दी मोशन की, अब आप बार मैग्नेट को अवे फ्रॉम द कॉइल ले जा रहे हो, इमीडिएटली करंट चेंज इट्स डायरेक्शन, और डायरेक्शन चेंज करने से क्या हो गया कि अब ये कॉइल, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई है बिकॉज ऑफ द करंट, ये क्या कर रही है, इस बार मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। नाउ वी समराइज इज एंटायर ऑब्जर्वेशन इनटू अ टू लाइन स्टेटमेंट। He said that whatever the current or EMF is induced in the Faraday's all the experiments, वो जो induced EMF हैं, they are opposing their causes. Induced current or induced EMF, it opposes its cause. What is the cause? The motion of the bar magnet.
जब हम बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को लाते हैं कॉइल की तरफ तो वो रिपेल करती है करंट, ऐसे चलती है। जब हम उसको अवे लाते हैं तो वो उसको अट्रैक्ट करने लगती है। यानी इस इंड्यूस करंट को अपने कॉज को अपोज करना है। व्हाट इज द कॉज? द मोशन ऑफ द बार मैग्नेट और द रिलेटिव मोशन बिटवीन बार मैग्नेट एंड द कॉइल। और इसको इंड्यूस करंट को इस कॉज को अपोज करना है। नाउ दिस इज नोन एज लेंस लॉ। लेंस लॉ सिंपली स्टेट that induced current in a coil opposes its cause. Whatever be the its cause, it will always oppose its cause. तो जो भी करंट इंड्यूस होगी वो अपने कॉज को अपोज करेगी। एंड बिकॉज ऑफ दिस अपोजिशन ऑफ द कॉज, लेंस पुट दिस माइनस साइन इन द Faraday's second law. This minus sign is because of the Lenz law. It was put by Henry Lenz, and this is known as Lenz law. It's one of the most important laws along with the Faraday's law. जितनी इम्पॉर्टेंट फैराडे के लॉ की है उतनी ही इम्पॉर्टेंट लेंस के लॉ की भी है कि जो करंट इंड्यूस हो रही है वो अपने कॉज को अपोज कर रही है। And we take opposite to the Lenz law for understanding. अपोजिट कैसे लेते हैं कि सपोज जब हम नॉर्थ पोल को कॉइल की तरफ मूव कर रहे हैं तो करंट हमारी क्लॉकवाइज चलने लगी। एज ए रिजल्ट यहाँ पर हमारा साउथ पोल बन गया। ये एक्चुअल ऑब्जर्वेशन के अपोजिट है। एक्चुअल में तो क्या बनता है, करंट हमारी एंटी क्लॉकवाइज चलती है और यहाँ नॉर्थ पोल बनता है। बट अभी हम उससे अपोजिट डायरेक्शन में हम एज्यूम कर दें कि हम ये मान के चल रहे हैं लेंस लॉ इज रॉन्ग, इनकरेक्ट। हमारे हिसाब से तो यहाँ साउथ पोल बनना चाहिए था और क्लॉकवाइज करंट चलनी चाहिए थी, ताकि इस बार मैग्नेट का मोशन जो है इट वुड हैव बिकम मोर इजियर, मोर कन्वीनियंट, दैट वी आर एज्यूमिंग। इस केस में क्या होता, आप बार मैग्नेट को हल्का सा पुश कर देते, जस्ट ए जेंटल पुश, हल्की सी फिंगर भी लगा देते। द मोमेंट इट स्टार्टेड, यहाँ पर क्या था, साउथ पोल था। ये साउथ पोल क्या करता, इस बार मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता। अट्रैक्ट करने से क्या हो जाता, चेंज ऑफ फ्लक्स हो जाता। चेंज ऑफ फ्लक्स होने से क्या हो जाता, आपको इंड्यूस ईएमएफ मिल जाता। एवरीथिंग फाइन, बट what would be the work done? Zero. मैकेनिकल एनर्जी जीरो है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको मिल गई। अंडरस्टैंड दिस। सो वी आर गेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी एट द एक्सपेंस ऑफ नथिंग। यानी आपने टरबाइन को घुमाया ही नहीं और आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल गई। How would it would have been possible? Energy conservation कहता है कि one form of energy is converted into another form. यहाँ पर जो आपने बार मैग्नेट को मूव करा तो जो मैकेनिकल एनर्जी आपने दी W इज इक्वल टू Fs, वही कन्वर्ट हो गई इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इट वॉज जस्टिफाइड। अब इस केस में तो हमारा वर्क डन जीरो है, क्योंकि सब कुछ अपने आप हो रहा है, हम तो कुछ फोर्स लगा ही नहीं रहे। There is no external force, and when external force is zero, work done is zero. When work done is zero, the input is zero. We are getting the electrical energy at the expense of nothing. अब वो देखते हैं जो एक्चुअल में होता है। एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पर करंट चलती है एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज करंट चलने से क्या हो जाता है, यहाँ पर बनता है नॉर्थ पोल। अब ये नॉर्थ पोल क्या कर रहा है, इस बार मैग्नेट को रिपेल कर रहा है। इस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट आपने क्या करा, वर्क डन करा। उस वर्क डन से क्या हो गया, कुछ इसकी वैल्यू आ गई W इज इक्वल टू Fs, और वो आपने जितना वर्क डन करा
वही किस में कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया. नाउ देर इज ए RHS, there is a LHS, both the sides are there. Energy conservation laws are justified now. So basically Lenz law justifies the conservation of energy. ये MCQ में डालते हैं हम लोग. तो बेसिकली लेंस लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को अवॉइड कर रहा है. इट इज फुलफिलिंग द कंडीशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉ हमारा फेल हो जाता है, या ये उसका एक्सेप्शन केस हो जाता. और अभी तक वर्ल्ड में, यूनिवर्स में कोई भी ऐसा फिनोमेना नहीं है जिसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फुलफिल नहीं होता है. नॉट ए सिंगल फिनोमेना हैज़ बीन डिस्कवर्ड सो फार. तो ये फेल हो ही नहीं सकता. तो इसका मतलब जो हमारे इंड्यूस EMF का बिहेवियर है, इट इज़ इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. वो गलत बिहेव नहीं कर रहा, इट इज़ वेरी मच जस्टिफाइड. अगर वो जैसा हम चाह रहे थे वैसा बिहेव करता तो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अगेंस्ट उसका बिहेवियर जाता. बट राइट नाउ वो जैसा बिहेव कर रहा है, इट इज़ एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. हैंस लेंस लॉ justifies the law of conservation of energy.